प्रियाची भाग 9। मगोरा से दिखने वाले लोग अब अपना काम करने लगे थे। मगोरा की तरह ही दिखने वाले वो लोग अन्य गांवों में जाकर वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाते थे। करीब दो महीनों के अंदर ही आसपास के करीब 20 गांव गरीब और मगोरा और उसके साथियों ने मिलकर उसके जैसे लोगों ने गुलाम बना दिए थे। मगोरा और बाकी के लोग ना सिर्फ गांव वालों को अपना गुलाम बनाते थे, बल्कि जो लोग जवान थे उन लोगों को लड़ना भी सिखा रहे थे। इन गांवों में जो हो रहा था उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। सब इससे अनजान थे। पर एक शख्स था जो इस सब के बारे में जानता था। वो सिर्फ जानता ही नहीं था, बल्कि इन बातों से खासा परेशान था। पर और वो था सप्तक। एक बार फिर सप्तक अपने ध्यान से बाहर आता है और इस बार उसके चेहरे पर चिंता और डर के साथ साथ कुछ गुस्सा भी नजर आ रहा था। वो खंडहर के बाहर निकलता है और आसमान की ओर देखता है और फिर कहता है, नहीं, वो लोग अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सब इतना जल्दी नहीं हो सकता है। वो फिर जमीन से मिट्टी उठाता है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है और फिर कहता है, वो आ चुका है और वो अपना काम कर रहा है। अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ, वक्त बहुत कम है। इतना कहने के बाद वो फिर से खंडहर में चला जाता है। इधर राधिका, प्रणीता, रोनी, अनिकेत, यश और तुषार को पुलिस से भागते हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था। लेकिन एक बार फिर से सब पुलिस से बचने के लिए उसी खंडहर पर मिलते हैं। तुषार, मैं थक गया हूँ पुलिस से इस तरह भागते हुए। अब इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। फिर पुलिस के सामने सरेंडर करना सही है। यश, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे ऐसे आखिर हम कब तक भागते रहेंगे। मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। प्रणीता, क्या और कोई रास्ता नहीं है? रोनी, अनिकेत, तुम तो पुलिस में रहे हो, तुम बताओ क्या करना सही रहेगा? अनिकेत, मेरे हिसाब से भी सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राधिका, वैसे मेरे पास एक रास्ता है। प्रणीता, क्या दीदी? राधिका, क्यों ना हम उस कॉलर का काम करने के लिए हाँ कर